हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होगा कि यूपीएससी 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। उसी क्रम में हम जो है यूपीएससी 2020 के लिए एक प्रीलिम्स सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि करंट अफेयर में आती हैं और उसके बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ हम ये सीरीज लेकर के आते हैं। इसमें हम प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें 4 से 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम हम्पी में जो मंदिर है उसके बारे में हम जानेंगे। अपियरी ऑन व्हील एक स्कीम है जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको हम समझेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे और विवाद से विश्वास जो एक स्कीम है जो कि बजट 2020 में एक घोषित किया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और आपकी जो तैयारी है यूपीएससी 2020 के लिए वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल सके। तो देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हम्पी। तो हम्पी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये न्यूज़ में है और हमारे एग्ज़ाम में खासकर यूपीएससी 2020 के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें किस प्रकार से ये भूमिका निभाएगी। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के विरूपापुरा गद्दी में निर्मित रेस्तरां, होटल, गेस्ट हाउस एवं अन्य इमारतों को ध्वस्त करने हेतु कर्नाटक सरकार के निर्णय की पुष्टि की है। तो ये जो पुष्टि की है इससे मंदिर क्यों प्रभावित हो रहा है ये हम समझेंगे। तो देखिए, गैर मतलब है कि विरूपापुरा गद्दी जो है यह तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक अंडाकार आइलेट है जो कि हम्पी एक विश्व धरोहर कह सकते हैं कि मंदिर है उसके पश्चिम में स्थित है। तो ये इस प्रकार से न्यूज़ में आ जाता है कि ये जो जगह है यह जगह हम्पी मंदिर है, परिसर है, उसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये इसको किसी न किसी प्रकार से इसके संबंध में आ जाता है, ये इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो देखिए, अब ये आप सामने जो फोटो देख रहे हैं ये हम्पी मंदिर का है। ये जो आप देख रहे हैं ये हम्पी है। तो हम्पी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, हम्पी जो है यह 14वीं सदी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है और यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य 3 नदियों से घिरा हुआ है। तो देखिए, उत्तर में तो ये तुंगभद्रा नदी है और अन्य 3 ओर से ये पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से ये घिरा हुआ है। तो आसपास इसके देख रहे हैं आप, तो यह अन्य 3 प्रकार तरफ से ग्रेनाइट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये हम्पी को 14वीं शताब्दी के भगवान वेश यहाँ लगभग 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये लगभग भगनावेश के लगभग यहाँ पर 26 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। विजयनगर शहर के स्मारक, जिन्हें विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1336 से लेकर के 1570 मतलब फिर से सुनिए, 1336 से लेकर के 1570 ईस्वी के बीच हरिहर फर्स्ट से लेकर सदाशिव राय आदि राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर सबसे अधिक इमारतें जो हैं वो तुलु डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई है। तो तुलु डायनेस्टी के जो महान शासक कृष्णदेव राय हैं जो कि 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी तक उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जो तुलु वंश के सबसे महान शासकों में से एक रहे हैं यहाँ पर कृष्णदेव राय, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि हम्पी के मंदिरों को उनकी विमाओं, पुष्प अलंकरण, संपट नक्काशी, विशाल खंभों और भव्य मंडपों एवं मूर्ति कला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। इसमें रामायण और महाभारत के विषय भी शामिल किए गए हैं। तो आप जब ये मंदिर को देखते हैं, इसमें विशेष प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं, इन कलाकृतियों के कारण ही इसकी विशेष महत्ता है। यह मंदिर आप देखते हैं तो लगभग 700 वर्ष पूर्व की ये मंदिर है ये। और इस मंदिर का जो डिज़ाइन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस तरह के शैली में निर्माण किया गया है। नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, या किस प्रकार के शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यदि आपको आर्ट एंड कल्चर की थोड़ी बहुत भी समझ है तो आप बताने की कोशिश करिएगा। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर कि जो हम्पी में मौजूदा विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण जानने को मिलता है। एक पत्थर से निर्मित देवी लक्ष्मी, नरसिंह तथा गणेश की मूर्तियाँ अपनी विशालता एवं भव्यता के लिए यहाँ पर जानी जाती है। यह यहाँ पर स्थित जैन मंदिरों में कृष्ण मंदिर,
यहाँ पे पट्टाभी राम मंदिर, हजारा रामचंद्र और चंद्रशेखर मंदिर इसमें से प्रमुख है। तो इन मंदिरों के नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू के रूप में आपसे को दिया जा सकता है। अब इसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है यहाँ पर अपियरी ऑन व्हेल। तो देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यहाँ जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, नितिन गडकरी जी हैं, ने दिल्ली में अपियरी ऑन व्हेल को प्रारंभ करने की हरी झंडी दे दी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस फोटो में कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर है, यहाँ पर एक बाकायदा इस तरीके का घर बनाया हुआ है। तो यह क्या है, किस प्रकार से अपियरी जो व्हील है यह किसानों को और जो हमारे एमएसएमई जो उद्यम है उसको किस प्रकार से मदद करेगी, तो हम इसको समझते हैं। तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो यह जो स्कीम है पूर्ण रूप से मधुमक्खियों को पालन करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि मधुमक्खियों को पालन करने के लिए जो किसान रहेंगे उनको यहाँ पर बक्से दिए जाएंगे, और ये बक्से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मतलब कैपेबल होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इसमें ट्रैक्टर पे लगाया हुआ है, तो ये बक्से एक जगह से दूसरे बक्से तक जा सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, तो खादी और ग्रामोद्योग जो कमीशन है, जिसका यहाँ पर KVIC की ये एक अनूठी पहल है। तो आपको ये समझना होगा कि ये स्कीम किस आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह जो योजना है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह चलाया जा रहा है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने वर्ष 2017 में शहद मिशन मतलब हनी मिशन की शुरुआत की थी, ताकि इसके तहत मधुमक्खियों की जो पालन करने की जो प्रशिक्षण है उन प्रशिक्षणकर्ताओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन करने वाले बक्से वितरित किए जा रहे हैं, और उन्हें शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित नहीं किंतु बेरोजगार हैं। तो शिक्षित और बेरोजगार जो युवा हैं उन युवाओं को मधुमक्खी पालन करने की जो गतिविधियां हैं उसके माध्यम से आय को अर्जित करने के लिए यह स्कीम जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी और मदद करेगी। यहाँ हमने इस पूरे वीडियो में हमने अभी तक देखा है जो हमारी जो अपियरी स्कीम है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अपना हम लोगों का स्कीम था कि अपियरी ऑन व्हील, इसमें हमने एक नाम सुना है कि इस स्कीम को चलाने वाली आयोग का नाम है खादी और ग्राम उद्योग आयोग। तो देखिए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग को इंग्लिश में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहा जाता है। तो ये जो आयोग है आयोग का गठन एक कानून के तहत हुआ है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956। तो 1956 के इस आयोग के तहत हुआ था। तो यह जो आयोग है यह हमारे संसद में पास हुआ था। तो यह संसद में पास होकर के कानून बना था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है, मतलब यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत ये आता है। आने वाली यह एक मुख्य संस्था है जो कि किसानों के लिए कार्य करती है, और किसानों को किस प्रकार से एक उद्यम बनाया जाए उसके लिए यह कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर के खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना तथा विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना तथा सुविधा एवं सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अपियरी ऑन व्हील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मधुमक्खियों के 20 बक्सों को बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाया जा सकता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा है फोटो में, यह एक ट्रैक्टर है, उसके पीछे एक ट्राले जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर ये अपियरी ऑन व्हील बनाया गया है। इसे देश में मधुमक्खियों के बक्सों का रखरखाव में क्या जो लागत आती है उस लागत में इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर खर्चा भी कम आ सके। फिर अपियरी ऑन व्हील में एक सौर पैनल प्रणाली भी है जो बक्से का तापमान जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर पहुंचते ही स्वचालित तरीके से बक्से के अंदर लगे पंखों को चालू कर देगा। ये मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री पर रहेगा, जो कि मधुमक्खी पालन के लिए सूटेबल होता है। यदि उससे ऊपर का टेम्परेचर जाता है तो उसके अंतर्गत जो इसमें पंखे लगे हुए हैं वह पंखे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, और उसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको 35 डिग्री टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करेंगे। यदि वह ज़्यादा होता है तो भी वहाँ पर बाकायदा इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही इसमें यदि गर्मियों में मधुमक्खियों को खिलाने के लिए शुगर ड्रिप प्रणाली भी लगाई गई है। तो मधुमक्खियों को
खिलाने मतलब गर्मी में जब उनको खाने की जिस प्रकार से कमी आई महसूस होगी उन्हें, तो उनको खाना मुहैया कराने के लिए इसमें शुगर ड्रीप प्रणाली भी लगाई गई है। तो कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है बहुत शोध के साथ बनाई गई है, जो कि हमारे किसान हैं उनको उद्यम में लाने के लिए ये मदद करेगा। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक आज का है जिसमें हम पढ़ेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर। तो देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों न्यूज़ में है, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को जब हम्पी पढ़ाया तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम्पी जो है, आप जब 50 रुपये का नया नोट देखते हैं तो उस 50 रुपये के नया नोट पर हम्पी का जो मंदिर है वो दर्शाया गया है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जब आप नए 10 रुपये के नोट देखेंगे तो उसमें इस कोणार्क के मंदिर का जो एक पहिया है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री यहाँ पर प्रहलाद पटेल हैं, तो उन्होंने बताया कि उड़ीसा में लगभग 800 वर्ष पुराने सूर्य मंदिर को यहाँ पर संरक्षित करने की योजना तैयार की जा रही है। तो इस वजह से ये पूरा न्यूज़ में आ चुका है, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मंदिर कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है। यह मंदिर उड़ीसा के पूरी जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये उड़ीसा में कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, ये पुरी में स्थित है। ये विशेष रूप से आपको याद होना चाहिए। फिर रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिज़ाइनों में सजाया गया है तथा 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। यह भी एक विशेष कलाकृति है यहाँ पर। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित सूर्य के जो कोणार्क मंदिर है, मंदिर वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में हुआ है। जिस प्रकार से हम्पी नदी का निर्माण भी 13वीं सदी में हुआ था, तो इसका निर्माण भी 13वीं सदी में हुआ है। इसके निर्माणकर्ता जो हैं वो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम रहे हैं। ये याद रखना है आपको कि इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण किया है गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने। इसके साथ उड़ीसा वास्तुकला की एक अलग ही पहचान है। मतलब ये जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र की एक अलग ही पहचान है, जिसमें देउल जिसे गर्भगृह के ऊपर उठता हुआ विमानतल है, जगमोहन गर्भगृह के बगल का विशाल हॉल है, फिर नट मंडप जिसे जगमोहन के बगल में नृत्य के लिए हॉल है, फिर यहाँ पर भोग मंडल के निर्माण के साथ साथ परकोटा एवं ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, परकोटा और ग्रेनाइट पत्थर का यहाँ पर जो विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया है, यह भी एक इसकी विशेषता रही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये जो इसी वजह से ये जो इस कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर के रूप में इसे घोषित किया था। और भारतीय पुरातत्व विभाग मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर का संरक्षण करता है। तो जितने भी यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन सभी की जो सुरक्षा है उसका देखभाल है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। तो दोस्तों, ये भी वीडियो के माध्यम इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में बताने की कोशिश करी है। अभी लेटेस्ट में जो एक और जो कह सकते हैं यहाँ पर कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हुआ है, जयपुर का जो कह सकते हैं कि हवा महल है और पूरा जो जयपुर सिटी है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि हमारे देश के अंतर्गत कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं, मैन मेड की बात करें या फिर नेचुरल की बात करें, सभी को मिला करके। अब हम बात करते हैं, हमारा चौथा टॉपिक है जो आज का, वो है विवाद से विश्वास। तो विवाद से विश्वास जो स्कीम है यह प्रारंभ किया गया है 1 फरवरी 2020 को। इसकी घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इन्होंने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा करी थी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि बड़ी संख्या में जो लांबित प्रत्यक्ष कर हैं, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स हैं, उनके मामलों को निपटारा करना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो विवाद से विश्वास जो योजना है, इसको केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, के अंतर्गत इसे लाया गया है। तो इस योजना के तहत करदाता को केवल विवादित राशि जो रहेगी, जो कर रहेगा, उसका भुगतान करने की आवश्यकता होगी। उसे ब्याज एवं दंड से पूरी तरह छूट होगी। मतलब यदि कोई करदाता है, वो उसको टैक्स देना था लेकिन वह नहीं दे पाया, तो उसका जो राशि होगा वह राशि को जमा कर देगा, तो उस पर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं आरोपित किया जाएगा इस योजना के तहत।
लेकिन ये जो स्कीम है, इस यह आवश्यकता होगी कि करदाता देय राशि जो है उसको जो देना है उसका भुगतान वह 31 मार्च 2020 से पहले कर दे। यदि वह 31 मार्च 2020 के बाद जो राशि उसे जमा करनी है वो करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। यदि उसके लिए उसको क्या करना होगा कि फिर उसकी जो राशि है उसका 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा उसे। और यह योजना 30 जून 2020 तक यह प्रभावी रहेगी, मतलब 30 जून 2020 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। फिर इसके बाद यदि कोई मतलब करदाता है, यदि वो कर नहीं जमा करता है तो उसको 10% की यहाँ पर राशि भुगतान करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि उसका 10 लाख रुपए का टैक्स देना है, डायरेक्ट टैक्स देना है, तो यदि वह नहीं देता है 31 मार्च 2020 तक तो उसे यहाँ पर 10% अतिरिक्त, मतलब यहाँ पर उसको 1 लाख का की बजाय वहाँ पर 1,10,000 रुपये उसे देना होगा। इस योजना में आयुक्त अपीलीय होगा, जैसे कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल ITAT, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के स्तर पर लंबित विवादों को शामिल किया गया है। ये इसमें शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित लगभग 4,83,000 प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों का हल किया जा सकेगा इस पूरे योजना के माध्यम से। यह अनुमान के मुताबिक 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष कर विवाद जो हैं अदालत में लंबित है उनका ये निपटारा करेगा। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल जो है उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास। तो इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को तेजी से निपटाना है। गैर मतलब है कि बजट 2019 में प्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए सबका विश्वास योजना लाई गई थी। 2019 में लाई गई थी सबका विश्वास योजना। इसके परिणाम स्वरूप 1,89,000 मतलब 1,89,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया था। फिर उसी के बाद विवाद से विश्वास, मतलब पहले क्या था 19 में सबका विश्वास योजना, अब विवाद से विश्वास जो योजना है इसका प्रत्यक्ष जो कर है वो संबंधी विवादों के लिए है जो जिसमें लोगों ने जमा नहीं किया है। तो जब इसकी जगह, जबकि पहले जो चल रहा था सबका विश्वास योजना अप्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों से संबंधित है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको समझना होगा, जो विवाद से विश्वास है यह डायरेक्ट टैक्स के से संबंधित विवादों के लिए है, और जो सबका विश्वास योजना है यह इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित विवादों के लिए है। ये दो जो सवाल हैं, इन सवालों को और दो जवाब हैं यहाँ पर, इन दोनों जवाबों को समझना होगा। सबका विश्वास इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है और विवाद से विश्वास डायरेक्ट टैक्स के लिए है। ये बहुत ही विशेष रूप से पॉइंट था जो कि आपको समझना होगा। अब मैंने ये टॉपिक आपके सामने कंप्लीट किया, ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों से अब 4 सवाल पूछूंगा जो कि संबंधित रहेंगे इन 4 टॉपिक से संबंधित। तो पहला सवाल ये है कि हम्पी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, वह किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। अपियरी ऑन विल किस आयोग के अंतर्गत आता है, इसको प्रारंभ चलाने वाली कौन सी आयोग है और कौन सा मंत्रालय है, ये बताना है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है और उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, और इसका निर्माण करने वाले शासक कौन है, ये बताना है। विवाद से विश्वास योजना किस प्रकार से टैक्स से संबंधित है, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है या फिर डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, और यह योजना किस तारीख तक प्रभावी रहेगी। इन 4 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है महत्वपूर्ण, वो मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए वहाँ से। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य एक ऑफलाइन वीडियो जब हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। अपने का ख्याल रखिए और अपना खुद का ख्याल रखिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अपीयर हो सकें। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।